Students, this is part 7 of chapter 5 class 9 science the fundamental unit of life। इस वीडियो में हम लोग गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम कवर करेंगे। सबसे पहले गोल्जी बॉडीज, गोल्जी एपैरेटस या गोल्जी बॉडीज, बोथ आर सेम थिंग। इसको सबसे पहले जिसने डिस्क्राइब किया था वो थे कैमिलो गोल्जी। इन्होंने जिस सेल ऑर्गेनेल पे वर्क किया था वो थे गोल्जी बॉडीज़। इन्होंने कैमिलो गोल्जी ने सेल गोल्जी गोल्जी बॉडीज़ के ऊपर वर्क किया था और उनके बारे में पूरी स्टडी करी थी और उनको डिस्क्राइब किया था। ये जो गोल्जी बॉडीज़ होते हैं ये इस तरह से पैरेलली अरेंज होते हैं साइटोप्लाज्म में, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में पैरेलली अरेंज होते हैं और एक स्टैक फॉर्म बनाते हैं। मतलब जो अरेंजमेंट होता है वो स्टैक के फॉर्म में होता है और इन्हें बोलते हैं सिस्टर्नीज। ओके, ये जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और ये एक तरफ से इनकी मेम्ब्रेन जो होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होती है। ये हमने लास्ट वीडियो में एक स्ट्रक्चर, एक मैकेनिज्म देखी थी जिसमें जो भी चीज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रही थी, सिंथेसिस हो रही थी, वो फिर गोल्जी बॉडीज़ के पास आती है। तो ये इसलिए एक तरफ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए होते हैं ताकि जो भी चीज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसिस हो रही है वहाँ क्या बनता है, वहाँ प्रोटीन और लिपिड्स बनते हैं। तो वो यहाँ पे आते हैं और इसके बाद आगे भेजे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं इनका वर्क क्या होता है, इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि जो भी चीज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रही है, प्रोटीन और लिपिड्स, उनको पैक करना और उनको आगे डिस्पैच करना जहाँ भी उनको जाना है वेरियस टारगेट तक, सेल के अंदर या सेल के बाहर जिस भी ऑर्गेनल्स को उसकी ज़रूरत है वहाँ पहुँचाना, सेल मेम्ब्रेन को उसकी ज़रूरत है सेल मेम्ब्रेन तक पहुँचाना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का काम इनका होता है। सबसे पहले जो भी आया उसको स्टोर करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे जैसे माना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोटीन आया, लिपिड आया, उसको स्टोर करेंगे। फिर उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो उसको मॉडिफाइड करते हैं और मॉडिफाइड करने के बाद फिर उनको पैक करते हैं और पैक करने के बाद उनको डिस्पैच करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसल्स के फॉर्म में उनको डिस्पैच करते हैं। ठीक है, इस तरह से उनको वेसल्स के फॉर्म में बना के और उनको आगे डिस्पैच किया जाता है जहाँ पे भी उनको भेजना है, जो भी उनका टारगेट है वहाँ तक। ओके, इनका एक मेन काम ये भी होता है, ये लाइसोसोम्स बनाते हैं। लाइसोसोम्स अभी हम आगे बढ़ेंगे। दीज आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। ओके, और कई बार गोल्जी बॉडीज़ जो हैं वो सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाने का काम भी करती हैं। ओके, दीज ऑल आर द फंक्शन ऑफ गोल्जी एपैरेटस, गोल्जी बॉडीज़, दीज ऑल आर द फंक्शन। ओके, तो उसके बाद आता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं बेटा? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। किसी भी सेल का जो वेस्ट डिस्पोज करते हैं वो लाइसोसोम ही करते हैं। लाइसोसोम इस तरह से ग्रेनुल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और ये जो होते हैं इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ये क्या होते हैं? लाइसोसोम जो होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। अब ये कैसे वर्क करते हैं? जैसे ये माना कोई सेल है, इसमें ये लाइसोसोम्स हैं। अब जैसे कोई फॉरेन मटेरियल आ गया, जैसे कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई फूड ऑर्गेनल आ गया, फूड पार्टिकल आ गया, जो कि जिसकी सेल को ज़रूरत नहीं है, तो ये वहाँ उसके पास जाएंगे और उससे अपने डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू उसको डाइजेस्ट कर लेंगे और सेल से बाहर फेंक देंगे। ठीक है, उसको ख़त्म कर देंगे। ये समझ में आ गई? तो ये इस तरह से वर्क करते हैं। कई बार ये क्या करते हैं कि इसलिए इनको बोलते हैं क्लीनिंग करना, ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम कहलाता है क्योंकि ये सेल को क्लीनिंग करने का काम भी करते हैं। कई ये इनमें क्या होता है कि इनमें बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिससे कि वो हमारी बॉडी से ईज़िली, मतलब या तो हमारी बॉडी को वो हार्म नहीं करेंगे, हाँ, और या फिर ईज़िली हमारी बॉडी से निकल जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, ये जो होते हैं इनमें ये सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को कैपेबल होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने में। कई बार क्या होता है बेटा, इनको बोलते हैं सुसाइड बैग्स। लाइसोसोम्स को बोलते हैं सुसाइड बैग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये कई बार बहुत पूछा जाता है सुसाइड बैग्स दिस।
सुसाइड बैग्स कौन से होते हैं, क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं? तो सुसाइड बैग्स होते हैं लाइसोसोम्स। इनको सुसाइड बैग्स क्यों होते हैं बेटा? इनमें क्या होता है कि बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ये हमें पता ही है। तो जब सेल, कोई भी सेल डैमेज हो गई है, ख़राब हो गई है, ठीक है, या कोई सेल ऑर्गेनिल, सेल का कोई सेल ऑर्गेनिल ख़राब हो गया है, डैमेज हो गया है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, लाइसोसोम वो सॉरी गोल्जी बॉडीज़ हुआ, कोई भी सेल ऑर्गेनिल अगर ख़राब हो गया है, डैमेज हो गया है, इसी तरह से कोई सेल ख़राब हो गई, डैमेज हो गई है, तो ये उसको पूरा डाइजेस्ट कर जाते हैं, उसको पूरा ख़त्म कर देंगे, पूरा खा जाएंगे एक तरह से, ठीक है। ऐसे ही अगर कई बार क्या होता है, ये लाइसोसोम्स जो होते हैं बिना किसी रीज़न के, विदाउट एनी रीज़न ये कई बार बर्स्ट हो जाते हैं। तो बिना किसी रीज़न के जब ये बर्स्ट होते हैं तो ये पूरी पूरी सेल को ख़त्म कर देते हैं और उसको पूरा खा जाते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं सुसाइड बैग्स। या तो बिना किसी रीज़न के बर्स्ट हो गए और सेल को ख़त्म कर दिया, या सेल अगर डैमेज हो गई है या कोई सेल ऑर्गेनल्स हैं वो डैमेज हो गए हैं, तो उनको ये पूरा ख़त्म कर देते हैं, अपने एंजाइम को उनके ऊपर रिलीज़ करते हैं और उनको पूरा डाइजेस्ट कर जाते हैं, पूरा ख़त्म हो जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं सुसाइड बैग्स। ओके। इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये साइटोप्लाज्म में रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से, ये इस तरह से प्रेजेंट होते हैं रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर में। ये जो होते हैं डबल लेयर्ड होते हैं। बाहर वाली लेयर्ड इसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, ये इस तरह से दिखाई है मैंने बाहर वाली मेम्ब्रेन को। ये बाहर वाली मेम्ब्रेन में इनमें कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन और पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये पोर्स है ना, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर्स प्रेजेंट होते हैं वैसे इसमें भी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है ये इनर मेम्ब्रेन है। ये इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो अंदर की तरफ फोल्ड, इस तरह से फोल्ड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, फोल्ड्स बना लेती है। ये जो फोल्ड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं क्रिस्टिया। इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो होता है मैट्रिक्स, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। इसके अपने राइबोसोम्स होते हैं और अपना डीएनए होता है इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन से ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनका अपना डीएनए होता है, जिनके अपने राइबोसोम्स होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, देयर आर ओनली टू सेल ऑर्गेनल्स जिनके अपने डीएनए और अपने राइबोसोम्स होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, तो क्योंकि इनका डीएनए अपना है और इनके राइबोसोम्स अपने हैं, राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये अपने कुछ प्रोटीन्स भी बनाते हैं। ओके। ये समझ में आ गया स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है इसका। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका कि पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस। जैसे कि पावर्स मतलब जिससे एनर्जी मिलती है, जैसे हमारे घर में एनर्जी कहाँ से आती है, पावर हाउस से आती है। तो ऐसे ही जो सेल को एनर्जी मिलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, इसलिए इसे बोलते हैं पावर हाउस। तो क्वेश्चन आता है पावर हाउस के ऊपर, ठीक है। अब ये जो सेल को जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ करनी है या मैकेनिकल वर्क करना है, ठीक है, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से ऑन द फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलती है। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी के फॉर्म के को एनर्जी करेंसी की तरह भी इसे पहचाना जाता है, एटीपी को, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स को। अब ये जो एटीपी होते हैं ये कहाँ बनते हैं, ये देखो, ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, ये फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं क्रिस्टिया, ये यहाँ पे बनते हैं। तो जब ये, क्योंकि ये मेम्ब्रेन फोल्ड होती है इनर मेम्ब्रेन, तो ये एटीपी के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देती है, मतलब बहुत ज़्यादा उसको सरफेस मिल जाता है, एटीपी प्रोड्यूस होने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, ये समझ लीजिए लार्ज सरफेस एरिया हो जाता है एटीपी के लिए, तो बहुत ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस हो जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन वर्क फंक्शन क्या हुआ, प्रोड्यूस करना और स्टोर करना है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में। अब एटीपी का अगर हम डायग्राम देखें, स्ट्रक्चर देखें, तो वो इस तरह से होता है। बहुत ज़्यादा आपको एटीपी के बारे में डिटेल में नहीं जानना है, तो बस मैंने आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ। इसमें एक एडेनिन रिंग होती है और एक शुगर रिंग होती है, इसे राइबोज भी बोलते हैं। इन दोनों को मिला के बोलते हैं एडिनोसिन। और क्योंकि इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए होते हैं इसलिए ट्राइफॉस्फेट। ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से ब्रेक, बॉन्ड टूटता है, फॉस्फेट ग्रुप में के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो जाती है। फिर और एनर्जी चाहिए तो ये फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है, फिर और एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप के फॉर्म में निकल जाती है। जब ये ठीक है, समझ में आ गई है। तो इस तरह से जब ये तीनों फॉस्फेट इस पे लगे होते हैं उसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके।
Thank you, students, and please like, share and subscribe my video and wait for my next video. Thank you so much.